मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आपको पता था, अपना स्टील का शॉर्ट नोट चल रहा था जिसमें हम टेंशन मेंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आपका यहाँ कंप्रेशन मेंबर अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला कंप्रेशन मेंबर आपका यूनिट थर्ड में है, चैप्टर थर्ड में है। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। द इंट्रोडक्शन क्या है? आ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज टर्म एज कंप्रेशन मेंबर। कहने का मतलब है कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है और आप पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है अलॉन्ग इट्स एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसे हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। आई मीन डायरेक्ट कह सकते हैं कोई भी एक्सिस है उसके मतलब कोई भी मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर है, कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर आपको कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है अलॉन्ग द एक्सिस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। ओके, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो। अब आया कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर इधर आ रहा है। तो कंप्रेशन मेंबर जो है ना उसको देखने जा रहे हैं। कंप्रेशन मेंबर जो होता है उसको देखने जा रहे हैं। तो एक आरसीसी है। आरसीसी जो होता है ना, आरसीसी पढ़े हैं आप तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आरसीसी में आपको कंप्रेशन मेंबर किसे हम मानते हैं? तो कॉलम को हम मानते हैं। जो आरसीसी हम पढ़ते हैं तो आरसीसी में जितना स्ट्रक्चरल होता है आरसीसी का, तो उस स्ट्रक्चरल में हम आरसीसी में किसको मानते हैं कंप्रेशन मेंबर? तो कॉलम को। तो क्यों मानते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कॉलम देखें, पहले बीम होता है ऊपर में, उससे पहले रूफ होता है। तो रूफ के नीचे बीम होता है ना, उसको सपोर्ट में कॉलम होता है। तो जितना रूफ का और बीम का जो भार होता है ना वो कॉलम ट्रांसफ़र करता है आपको कहाँ पे? तो फाउंडेशन में। फाउंडेशन के हेल्प से आपका अर्थ के मतलब डेप्थ में चला जाता है। तो कंप्रेशन को कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? कॉलम। तो इसलिए हम आरसीसी मेंबर में कॉलम को कंप्रेशन मेंबर कर सकते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से स्टील में, जब स्टील पढ़ते हैं आप तो स्टील में किसे बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर? तो टेंशन को बोलते हैं। आई मीन बोल रहा है मतलब जैसे पढ़ रहे हैं अभी आप कुछ ही पढ़ रहे हैं, स्टील पढ़ रहे हैं, उस तरह से पहले आरसीसी पढ़े थे तो उसी तरह से बोल रहा है कि आरसीसी में कौन है? कॉलम। उसी तरह से स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील में कंप्रेशन मेंबर किसे बोलते हैं? तो टेंशन को बोलते हैं। तो एस से स्टील, अब एस से टेंशन। तो स्टील में किसे बोल रहे हैं हम? टेंशन को बोल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। रूप ट्रस। तो रूप ट्रस में किसे बोलते हैं? रूप ट्रस में, तो रूप ट्रस में हम स्ट्रट को बोलते हैं। जो शॉर्ट कॉलम क्रसिंग, शॉर्ट कॉलम क्रसिंग, तो स्ट्रट को बोलते हैं। तो रूफ ट्रस में किसे बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर? तो स्ट्रट को बोलते हैं। याद कीजिएगा, रूफ ट्रस बोला है, रूफ ट्रस में स्ट्रट को बोलते हैं। ओके ना। उसी तरह से क्रेन में, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है क्रेन वाला कि क्रेन में कंप्रेशन मेंबर कौन होता है? तो क्रेन आप देखे होंगे कहीं चलते हुए, तो उसमें तो आप नहीं देखेंगे कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, लेकिन आज आप जान लीजिए कि जो क्रेन चलता है ना उस क्रेन में आपका कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? तो बूम होता है। जैसे आप जान रहे हैं नहीं है, लेकिन ये बात आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेन में कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? तो बूम। क्रेन बूम याद रखिएगा। क्रेन में बूम जो होता है ना वही कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है ना। फेलुअर ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जितना भी कंप्रेशन मेंबर होता है तो उसमें फेलुअर कैसा कैसा होता है वो आप देख लीजिए आज। ये कैसा कैसा फेलुअर होता है वो आज आप जान लीजिए। ओके ना। तो उसको जानने के लिए आपको इस सिलेंडरनेस रेशियो 3 कंडीशन में होता है और तीनों कंडीशन का सिलेंडरनेस रेशियो आपको अभी के अभी याद रखना पड़ेगा। सो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे आप याद रखिएगा तीनों कंडीशन का। तो पहला कंडीशन होना है, पहला कंडीशन में है इसमें 3 तरह के कॉलम आते हैं। लॉन्ग कॉलम आता है, शॉर्ट कॉलम आता है, वो इंटरमीडिएट कॉलम आता है। तो तीनों का देखना पड़ता है। तो पहले लॉन्ग कॉलम का देख लीजिए। तो लॉन्ग कॉलम को क्रस कम सॉरी एथी देखने से पहले, सिलेंडरनेस रेशियो देखने से पहले आपको फेलुअर जानना पड़ेगा कि 3 तरह का फेलुअर होता है। लॉन्ग कॉलम जो होता है उसमें फेलुअर कैसा होता है? तो लॉन्ग कॉलम में लंबा है तो बकल कर जाता है। कोई कैसे आदमी कोई लंबा होता है तो टेढ़ा हो जाता है बीच से, कमर से, तो बकल कर जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग कॉलम में याद रखिएगा कि बकलिंग होता है। शॉर्ट कॉलम है तो क्रसिंग हो जाता है और इंटरमीडिएट है तो बकलिंग या कंप्रेसिंग दोनों हो सकता है। वो याद रखिएगा कि दोनों हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहले लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम में क्या होता है? बकलिंग होता है। शॉर्ट कॉलम में क्रसिंग होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है? तो इंटरमीडिएट में दोनों हो जाता है, चाहे तो बकल हो सकता है या तो फिर क्रसिंग हो सकता है। ओके। अब बोले थे हम कि सिलेंडरनेस रेशियो का 3 वैल्यू होता है, तो वही देखिए तीनों वैल्यू। पहला है कोची शॉर्ट कॉलम का, लॉन्ग कॉलम का, इंटरमीडिएट कॉलम का। तो तीनों का हम पूछ रहे हैं, तो तीनों का पूछ रहे हैं तो उसमें कैसे बताइएगा? चलिए देखिए 32 से स्टार्ट है। तो अधिकांश इसमें जो होता है ना कहीं पे 3 से 12 है तो फिर 60 से 120 है। तो मैंने 3 और 6 के बीच में ही है, 3 और 6 के बीच में राशि ये है। इसका जो वैल्यू है 3 से 6 के बीच में, कहीं 60 से 120 है तो कहीं 3 से 12 है तो कहीं 32 से 120 है। तो यही के लगभग आपको डाटा याद रखिएगा, तब ऑप्शन डायरेक्ट पकड़ा जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक सिलेंडर रेशियो चल रहा है? तो अभी देखिए लेस देन 32 होगा तो क्या होगा? शॉर्ट कॉलम।
क्या लेस देन 32 शॉर्ट कॉलम है ना। फिर उसके बाद कोची कह रहा है 120 से ज़्यादा, बोले ना 30 हुआ तो 120 जगह पहुंच गया, तो 120 से ज़्यादा तो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, और 32 से 120 तो इंटरमीडिएट कॉलम हो जाएगा। तो आप ध्यान लगाइए, अच्छे से सोचिए कि आपको 32 से कम रहेगा सिलेंडरनेस रेशियो। 32 से कम मतलब कितना, 10, 20, 25, 30, 31 तक, उससे तक कम, 32 से कम जितना रहेगा सिलेंडरनेस रेशियो ना, उसे हम शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। और जो 120 से ज़्यादा हो गया, जैसे 120 से ज़्यादा हो गया कितना, 200, 400, 500, 600, जितना भी सिलेंडरनेस रेशियो 120 से पार कीजिए तो उसे कुछ ही बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। आई मीन इंटरमीडिएट मतलब 32 से 120 के बीच, मैंने 32 से बड़ा, आई मीन 40, 50, 60, 70, 80, 90, 121 तक, नहीं 119 तक जितना होगा इंटरमीडिएट में आ जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे तीनों के बारे में। उसी तरह से वो यूलर थ्योरी के अनुसार आ गया। तो इसमें यूलर थ्योरी में कह रहा है ना कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो 80 से बड़ा हो गया तो लॉन्ग कॉलम की तरह बिहेव करेगा। आई मीन सिलेंडरनेस रेशियो कितना बड़ा है, 80 से बड़ा। सोचिए 80 से बड़ा कितना होता है, 90, 100, 110, 105, ये सब जितना आएगा ना, तो यूलर थ्योरी के अनुसार 80 से बड़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग कॉलम की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर बाय द वे सिलेंडरनेस रेशियो जिसका 80 से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो लॉन्ग कॉलम की तरह बिहेव करेगा। नहीं तो यहाँ से पूछ लेगा कि आपको 30 से 120 के बीच में जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वैल्यू जो है, बोले ना वहाँ के 3 और 12 के बीच में रहबे करता है, तो वहाँ 120 में जा रहा था, लेकिन यहाँ 3 से 12 के बीच में लाइज करेगा। तो बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल टू बोल दिया तो उसे पेडेस्ट्रल बोलेंगे। अगर सिर्फ लेस देन बोलेगा तो शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, और 12 से बड़ा होगा तो लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। 3 को वैल्यू, 3 से 12 ये भी है। अगर लेस देन सिर्फ बोलेगा तो शॉर्ट कॉलम, और लेस देन इक्वल टू बोलेगा तो पेडेस्ट्रल, और मोर देन 12 तो लॉन्ग कॉलम। ओके, तो देखिए 3 को वैल्यू, अगर लेस देन इक्वल टू 3 बोलेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, लेस देन इक्वल टू तो पेडेस्ट्रल बोलेंगे, लेस देन 3 बोलेंगे तो शॉर्ट कॉलम, और मोर देन 12 तो लॉन्ग कॉलम। ओके, समझ चुके होंगे कैसे बोले। लेस देन इक्वल टू बोला, इक्वल टू लगा तब पेडेस्ट्रल है, सिर्फ लेस देन बोलेगा तो शॉर्ट कॉलम, 12 से बड़ा हो गया, 12 से बड़ा हो गया तो लॉन्ग कॉलम। ओके, अब आगे बढ़िए। उतना बोले 32 से 120 था, फिर 3 से 12 हुआ, अब देखिए 60 से 120 हो गया, उसी में इलाज कर रहा हूँ, वहीं से घूर फिर के आ रहा है। 60 से लेस देन इक्वल टू होगा तो उसे शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। 60 से लेस देन इक्वल टू मैंने 60 से कम, 30, 40, 50, 60 भी रहेगा ना तो भी उसे शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। अगर 120 से बड़ा हुआ तो उसे हम लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। याद कीजिएगा, 60 से 120 वाला डाटा याद करना है। लेस देन इक्वल टू बोला है ना, तब शॉर्ट कॉलम है। अगर 120 से ज़्यादा हो गया तो उसे हम 60 से 120 है, तो 120 से ज़्यादा हो गया तो उसे लॉन्ग कॉलम, और 60 से 120 के बीच हो गया तो इंटरमीडिएट कॉलम बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीनों समझ चुके होंगे। आगे कोई डाटा याद करने वाला है, लिखा है, देखिए कैसे याद करना है आपको। ये जो है ना सिलेंडरनेस रेशियो, उसका फार्मूला जहाँ दिख रहा होगा, सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला है ना, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है ना आपको कि आपका सिलेंडरनेस रेशियो दे देगा, या तो फिर उसको मैं काची बोलते हैं, आर मिनिमम दे देगा। आपसे पूछेगा कि एल इफेक्टिव कितना होगा, तो इसको से डाटा तीनों में से कोई एक दे देता है, 2 वो दे देगा और तीसरा पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि सिलेंडरनेस रेशियो फार्मूला क्या होता है, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम। ये फार्मूला आपको याद करवा चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो, तो सिलेंडर आप देखे होंगे अपने घर में या तो रूम में कहीं भी, तो सिलेंडर देखे होंगे, तो उसको एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव होता है, उसके बाद आर मिनिमम। तो आई मीन देखिए, एल इफेक्टिव हो ना, तो इफेक्टिव लेंथ तो नीचे से अर्थ से सोचिए कि नीचे से इफेक्टिव लेंथ ऊपर होता है, ऊपर जाके हैंडल जैसा बना होता है तो घट जाता है। तो वही याद कर लीजिए कि एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम। आर उसका रेडियस आगे जाएगा, नीचे जो रेडियस होता है उससे आगे जाकर घट जाता है, जो हैंडल जैसा बना होता है तो घट जाता है। तो एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, नीचे से शुरू कीजिए, ऊपर है तो नीचे शुरू कीजिए, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम हो जाता है। एक और फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, उसको बोलता है सिलेंडरनेस रेशियो फार्मूला होता है एल इफेक्टिव बटा रेडियस ऑफ जायरेशन। द रेडियस ऑफ जायरेशन के और ईजी है याद करने की, जैसे सिलेंडर को एज्यूम कीजिए और नीचे से एल इफेक्टिव वहाँ, और जलता कहाँ है, ऊपर में, तो नीचे से ऊपर चला लेंथ, तो एल इफेक्टिव बटा रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसके लिए फार्मूला भी उसी तरह से याद कर लेना है आपको। 2 फार्मूला बताएं सिलेंडर रेशियो को, पहला कुछ बोले एल इफेक्टिव, तो दोनों में है, तो एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम को देखें, और एगो बताएं आपको एल इफेक्टिव बटा रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसमें कैसे बताएं कि इसमें से 2 डाटा कोई दे देगा और तीसरा डाटा का अब आंसर पूछेगा आपसे, आपको बताना होगा। ओके, आगे क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम सॉल्व करवाएंगे, आपको देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, एक नोट पॉइंट्स है, पता नहीं क्या है नोट्स पॉइंट्स, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाता है, देखिए एल इफेक्टिव आर मिनिमम वही फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अभी तो क्वेश्चन पूछा नहीं इससे, लेकिन आप जान लीजिए एंगल से रिलेटेड है। अगर कोई भी एंगल सेक्शन देता है ना, तो उसमें एल इफेक्टिव या तो एलाउबल स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है।
एल इफेक्टिव के लिए, एल इफेक्टिव जानते हैं ना, इफेक्टिव लेंथ है, तो वही एल इफेक्टिव के लिए या तो फिर अलाउेबल स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है, एंगल सेक्शन में है। देखिए लिखा हुआ है ना, हेडिंग क्या, देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन। हाँ, एंगल सेक्शन जो था ना, एंगल जो देखे होंगे आप, गैसेट प्लेट में जो एंगल जुटता है उस एंगल की बात किया जा रहा है। तो एंगल सेक्शन में कितना इफेक्टिव लेंथ होता है वो पूछा जाएगा। तो पहला है पॉइंट थ्योरी में दे दिया जाएगा और थियोरेटिकल में देकर ऑप्शन दिया जाएगा एल इफेक्टिव का वैल्यू। ओके ना, तो देखिए सिंगल एंगल विथ वन वोल्टेज, कोई सिंगल एंगल है, कोई गैसेट प्लेट है, उसे सिंगल एंगल कनेक्टेड है, सिंगल एंगल वही बोलेगा कि सिंगल एंगल विथ वन वोल्टेज। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन इफ सिंगल एंगल विथ वन वोल्टेज, माने सिंगल एंगल वन वोल्टेज से कनेक्टेड रहेगा तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, तो उसके लिए हो जाएगा आपका एल इफेक्टिव 1 हो जाएगा, अलाउेबल स्ट्रेस 0.8 सिग्मा एसी होगा। ओके, तो आपको कंफर्म कीजिए कि अगर बाय द वे कोई भी एंगल सेक्शन है उस सिंगल एंगल 1 वोल्टेज से रहेगा तो एल इफेक्टिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 वोल्टेज बोला है तो 1 हो जाएगा और 0.8 सिग्मा एसी हो जाएगा अलाउेबल स्ट्रेस। ओके, पहला कंफर्म हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे बोले आपको कि सिंगल एंगल विथ 1 और मोर वोल्टेज, अब बोल दिया सिंगल एंगल ही है लेकिन 1 और मोर वोल्टेज माने एक से ज़्यादा भी वोल्ट हो सकता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव 0.85 एल हो जाएगा, एल इफेक्टिव 0.85 एल हो जाएगा। और वही यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ क्या बोलते हैं, इक्वल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी हो जाएगा, सिग्मा एसी होगा, इक्वल परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू कीजिए इसमें कि अगर बाय सिंगल एंगल ही है उसमें 1 से ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव 0.85 एल हो जाएगा, 0.85 एल हो जाएगा। ओके, और परमिसिबल स्ट्रेस वही हो जाएगा सिग्मा एसी इक्वल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जितना परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा। सिंगल एंगल का अभी तक बात चल रहा है, उसमें 1 वोल्टेज था तो 1 एल इफेक्टिव था और 0.8 सिग्मा एसी था आपको अलाउबल स्ट्रेस। इसमें है कि 1 वोल्टेज है लेकिन मोर देन 2 मैंने वो एंगल सिंगल ही है लेकिन 1 से ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो उसके लिए हो जाएगा 0.85 एल हो जाएगा। ओके, नहीं तो सिग्मा एसी हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंगल एंगल विथ 2 और मोर वोल्टेज, अब वोल्ट बढ़ा दिया, वहाँ 1 से ज़्यादा बोला है, 2 से ज़्यादा कह रहा है, 2 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, तो 0.85 है, इसमें भी है और सिग्मा एस इसका भी होगा, तो इसमें भी वही हो गया। अगर भाई 2 से ज़्यादा वोल्ट कहेगा तो 0.85 एल और सिग्मा एस ही हो जाएगा। ओके, तो 3 गो डाटा बोले, पहला बोले हम कि सिंगल एंगल से कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, और फिर कहें कि सिंगल एंगल रहेगा और 1 मोर देन वोल्टेज रहेगा तो क्या होगा, और फिर बोल दे लास्ट में कि सिंगल एंगल रहेगा और मोर देन 2 वोल्ट रहेगा, मोर देन 2 वोल्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो पहला का डाटा सिंगल एंगल का 1 था और 0.85 एल था, इसका 0.85 एल और सिग्मा सी परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर था और इसको में भी 0.85 एल सिग्मा सी के बराबर था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है डबल एंगल आ गया, डबल एंगल विथ 1 और मोर वोल्टेज, 1 और मोर वोल्टेज डबल एंगल है, 1 और मोर वोल्टेज अपोजिट साइड डिसकंटिन्यूस। अब कोई भी गैसेट प्लेट है उसका अपोजिट साइड दोनों से एंगल लगा दिए, एंगल सेक्शन और मोर देन 1 वोल्टेज रहेगा तो इसके लिए फार्मूला एल इफेक्टिव कितना होगा, 0.7 से लेकर 0.85 एल तक हो जाएगा, 0.7 से 0.85 एल तक होगा। कब, जब एंगल सेक्शन दोनों साइड लग जाएगा तो 0.7 से 0.85 एल तक। ओके, और परमिसिबल तो वही सिग्मा एसी हो जाएगा। ओके ना, अब आया यहाँ पे कि डबल एंगल सेम साइड रहेगा तो सेम साइड गैसेट प्लेट विथ 1 और मोर वोल्टेज, 1 और मोर वोल्टेज तो 1 हो जाएगा, सिंगल साइड बोल दिए तो 1 हो जाएगा, 1 एल और 0.8 सिग्मा एल हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जो फर्स्ट में जो कंडीशन था ना वही लास्ट कंडीशन है। अगर बाय द वे डबल एंगल लग रहा है और मोर देन 1 वोल्टेज है तो उसका एल इफेक्टिव 1 एल हो जाएगा और 0.8 सिग्मा एस सी हो जाएगा। ओके, ये तो अलाउबल हो जाएगा 0.8 वाला। अब आगे बढ़ते हैं टेक वोल्टेज। तो टेक वोल्टेज का ये फार्मूला है और देख लीजिए, ये टेक वोल्टेज इसको बोलते हैं हम। सो टेक वोल्टेज आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है जो अगले हम पॉइंट में बता रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप। टेक वोल्ट आर प्रोवाइड टू मेक सेक्शन यूनिफॉर्म या तो यूनियन। कहने का मतलब टेक वोल्ट प्रोवाइड, टेक वोल्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टेक वोल्ट सेक्शन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कि टेक वोल्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सेक्शन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, टेक वोल्ट आर प्रोवाइड टू आउटसाइड ऑफ गैसेट प्लेट। तो टेक वोल्ट को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो आउटसाइड ऑफ गैसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि हम टेक वोल्ट को कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि आउटसाइड ऑफ गैसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं, गैसेट प्लेट का आउटसाइड। ओके, टेक वोल्ट डू नॉट ट्रांसफर द लोड
टू द गैसेट प्लेट। कह रहा है ना टेक वोल्ट डू नॉट ट्रांसफ़र द लोड टू गैसेट प्लेट। कहने का मतलब है कि टेक वोल्ट जो होता है ना वो लोड को ट्रांसफ़र नहीं करता है गैसेट प्लेट पे। ओके, यह समझ चुके होंगे कि आपको जो गैसेट प्लेट होता है ना उस पे लोड को ट्रांसफ़र कौन नहीं करता है, तो आपका टेक वोल्ट जो होता है ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो पहला पॉइंट क्या देखें, पहला पॉइंट हम ये देखें कि टेक वोल्ट प्रोवाइड टू मेक द सेक्शन यूनिफॉर्म। सेक्शन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम टेक वोल्ट को प्रोवाइड करते हैं। ओके ना, टेक वोल्ट प्रोवाइड टू आउटसाइड ऑफ गैसेट प्लेट। गैसेट प्लेट का आउटसाइड में प्रोवाइड करते हैं टेक वोल्ट को। लास्ट पॉइंट ये देखें कि आपका टेक वोल्ट है जो लोड को ट्रांसफ़र नहीं करता है गैस प्लेट पे। ओके, ये तीनों पॉइंट डील हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ दिया सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेक वोल्ट तो मोर देन 40 से ज़्यादा होना चाहिए, आई मीन 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेक वोल्ट में हॉल का पूछेगा तो नॉट मोर देन 0.6 से सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हॉल, नॉट मोर देन 0.6 सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हॉल। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही तो बोल रहे हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो बोल रहा है ना कि टेक वोल्ट का कितना होता है, टेक वोल्ट का नॉट मोर देन 40 और नॉट मोर देन 0.6 सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हॉल। ओके ना, अब देखिए सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हॉल 0.6 टाइम। आपसे पूछ रहा है टेक वोल्ट में सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हॉल कितना होगा, टेक वोल्ट में, टेक वोल्ट में पूछ रहा है। टेक वोल्ट जो है ना उसमें हॉल का पूछ रहा था 0.6 टाइम हो जाएगा हॉल का। अब वही पूछ रहा है टेक वोल्ट जो बोला गया उसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टेक वोल्ट ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो नॉट मोर देन 40। आई मीन बोला जाए तो वही रिपीट कर दे रहे हैं आपको कि दो पॉइंट यहाँ पे दिखे जो खास था। पहला ये पॉइंट देखें कि सिलेंडरनेस रेशियो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेक वोल्ट का। दूसरा देखें कि हॉल का कितना होना चाहिए 0.6 टाइम। ओके, तो आपको कंफर्म हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में मैंने देखा है इस पॉइंट को। कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन टेक वोल्ट इज नॉट मोर देन 600 mm और कंप्रेशन, माने आई मीन कहने का मतलब है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन टेक वोल्ट, तो कंप्रेशन में कितना होता है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टेक वोल्ट का, तो कंप्रेशन में हो जाता है आपको 600 mm। वही कह रहा है कि टेंशन में कितना होता है तो नॉट मोर देन 1000। ये बात दोनों कंफर्म कीजिए, रीड कर दिए, अब समझा दे रहे हैं। समझाना ये है कि जो टेक वोल्ट आप पढ़ रहे हैं ना उसका जो स्पेसिंग होता है कंप्रेशन में नॉट मोर देन 600 होता है, लेकिन अगर टेंशन में बात कीजिएगा तो नॉट मोर देन 1000 होता है। ओके, कंफर्म हो चुका होगा। आंख बंद कर ध्यान लगाइए कि टेक वोल्ट पढ़ रहे हैं उसमें टेक वोल्ट में कंप्रेशन का कितना होता है स्पेसिंग और टेंशन में कितना स्पेसिंग होता है टेक वोल्ट का, तो कंप्रेशन का नॉट मोर देन कितना 600, टेंशन का द नॉट मोर देन 1000। ओके, टू अवॉइड द बकलिंग इन कंप्रेशन मेंबर, तो बकलिंग जो होता है ना कंप्रेशन मेंबर में उसको अवॉइड करने के लिए स्पेसिंग को देते हैं। तो दोनों पॉइंट 600 नॉट मोर देन और नॉट मोर देन 1000। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यही टेक वोल्ट से आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चंस, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ टेक वोल्ट व्हेन रेडियस इज जायरेशन 40 mm, 40 mm है। तो आपको बताए थे दो फार्मूला सिलेंडरनेस रेशियो का, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, एक बताए थे एल इफेक्टिव बटा रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन को हम फार्मूला यूज करेंगे। हमसे क्या पूछा है इफेक्टिव लेंथ, हम बोले थे कि आपको दो डाटा दे देगा, आपको से पूछ देगा। तो इसमें दो डाटा तो नहीं दिया है लेकिन एक डाटा आपको क्या दिया रेडियस ऑफ जायरेशन, तो हम एक डाटा को पता कर लेते हैं। तो देखिए सिलेंडरनेस रेशियो कुछ बोला था हमको से टेक वोल्टेज का, और हाँ टेक वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टेक वोल्टेज का हम सिलेंडर जानते हैं कि नॉट मोर देन 40 होता है, तो हमको यूज कर लेना है बस। तो एक डाटा हमको दिया हुआ है क्या रेडियस ऑफ जायरेशन 40 mm दिया हुआ है, और हमको सिलेंडरनेस रेशियो पता ही है टेक वोल्ट का, और सिलेंडरनेस रेशियो पुट करेंगे एल इफेक्टिव निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन को हम नीचे पुट करेंगे और क्या बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो की जगह 40 नॉट मोर देन 40, तो 40 को रख लेंगे और एल इफेक्टिव को इधर घसकाएंगे और उसके बाद मल्टीपल कर देंगे रेडियस ऑफ जायरेशन को सिलेंडरनेस रेशियो को, तो 40 का 40 से गुना करेंगे तो 1600 आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको सिलेंडरनेस रेशियो को रिलेट कर समझ गए। तो आपको याद रखने पड़ेगा आपको टेक वोल्ट का, तभी तो टेक वोल्ट का रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस टू द सिलेंडरनेस रेशियो, तो आपको ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस एंड सिलेंडरनेस रेशियो, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस एंड सिलेंडरनेस रेशियो।
इन दोनों में रिलेशन किसमें, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस, जो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस होता है उसमें और सिलेंडरनेस रेशियो में। तो आंख बंद करके सोचिए किसमें पूछ रहा है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस में और सिलेंडरनेस रेशियो में क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला है, ये रिलेशन होता है। एफसीसी क्या है, क्रिटिकल इलास्टिक स्ट्रेस है, उसका फार्मूला होता है पाई स्क्वायर ई बटा सिलेंडरनेस रेशियो। तो क्रिटिकल इलास्टिक स्ट्रेस का फार्मूला, क्रिटिकल इलास्टिक स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस होना बोल रहा है, क्रिटिकल इलास्टिक स्ट्रेस बोल रहा था, पाई स्क्वायर ई बटा में सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई बटा में सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर होता है क्रिटिकल इलास्टिक स्ट्रेस, पाई स्क्वायर ई बटा में सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए एफसीसी जो होता है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिलेंडरनेस रेशियो होता है। एफसीसी क्या है, क्रिटिकल इलास्टिक स्ट्रेस। तो क्रिटिकल जो होता है ना सिलेंडरनेस रेशियो का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंफर्म हो गया। ओके, तो स्क्वायर का। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है इसमें, कोई पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल खाली जान लीजिए, क्रिटिकल जो होता है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको सिलेंडरनेस रेशियो। अब यहाँ से देखिए एक बवाल पॉइंट आया, ये जो बवाल पॉइंट जो है ना उसको तो हमको नहीं पता, लेकिन जो नोट पॉइंट है बवाल पॉइंट जो है उसको भी पता है, सिलेंडरनेस रेशियो से रिलेटेड नहीं है वो आपको इफेक्टिव लेंथ से है। तो अगला पॉइंट है उसके बारे में पता है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, अगर बाय द वे लेंथ बढ़ेगा तो सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा, और एफ सी डी माने डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस घटेगा, और पी यू लोड कैरिंग कैपेसिटी भी घटेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बाय द वे आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो सिलेंडरनेस रेशियो पक्का बढ़ेगा। लेंथ बढ़ाइएगा तो क्या होगा, सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा, लेकिन डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस या तो डिजाइन स्ट्रेस घटेगा। ओके, और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी घटेगा। तो आप ये बात ध्यान में कंफर्म कर लीजिए कि अगर बाय द वे लेंथ बढ़ा रहे हैं सिलेंडरनेस रेशियो भी बढ़ेगा, लेकिन आपका घट क्या जाएगा, आपको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या तो डिजाइन स्ट्रेंथ घट जाएगा, और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाएगा, दोनों घट जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी और डिजाइन दोनों घट जाएगा। ओके, अब आइए इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कोई भी कंप्रेशन मेंबर होता है, जैसे हम बताएं थे कि आरसीसी में कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, कॉलम, तो कंप्रेशन मेंबर का इफेक्टिव लेंथ क्या होता है वो बताना है आपको। इफेक्टिव लेंथ कंडीशन सेट रहेगा कोई भी कॉलम का, बीम का, कॉलम का, उसको हिसाब से आपको बताना पड़ेगा इफेक्टिव लेंथ। तो पहले थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ लेंथ, उसी को इफेक्टिव लेंथ, फिर डिजाइन वैल्यू या तो रिकमेंडेड वैल्यू। तो अब हमको बताइए सिंपली सपोर्टेड की तरफ अगर कोई कॉलम रहा तो इसमें सिंपली सपोर्टेड की तरह तो नहीं बोलेगा आपको सिंपली सपोर्टेड है, आपसे लैंग्वेज में देगा। तो लैंग्वेज क्या देगा आपको, कहेगा कि इफेक्टली रिस्टेंड अगेंस्ट ट्रांसलेटेशनल एट द बोथ इंड बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशनल एट बोथ इंड। हम लैंग्वेज पढ़ दिए, आपको कुछ समझ नहीं आया तो हम समझाते हैं। कह रहा है पहला ना कि फैक्टली री स्टैंड अगेंस्ट लेटरल एट बोथ इंड। लेटरल मतलब कह रहा है, जैसे देखिए एक होता है आपको कुछ बोलते हैं गाइडेड रोलर, तो गाइडेड रोलर क्या होता है, घूर जाता है, जैसे मन तैसे बीम घूर जाता है, गोले गोले आगे पीछे हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसलेटेशनल। तो जहाँ पे आपको लेटरल जो सपोर्ट होता है ना गाइडेड रोलर, तो उसी में ट्रांसलेटेशनल होता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसलेटेशनल होता है। लेकिन अगर जहाँ पे हिंज रहता है ना वहाँ पे रोटेशनल होता है। तो वही लैंग्वेज में बोलता है कि अगर बाय द वे ट्रांसलेटेशनल अलाउ रहेगा तो ट्रांसलेटेशनल को अलाउ कर देगा, और हिंज रहेगा तो रोटेशनल को अलाउ कर देगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि कहाँ फिक्स बोल रहा है, कहाँ पे हिंज बोल रहा है, या कहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है। तो हिंज रहेगा तो आपको रोटेशनल अलाउ करना है, लेकिन गाइडेड रोलर रहेगा तो ट्रांसलेटेशनल को अलाउ करना है, और इसी पर लैंग्वेज सेट कर देता है। जैसे यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड की तरह बीम है ना, तो हम क्या बोले आपको, हिंज रहेगा तो कुछ अलाउ करेगा रोटेशनल को, और गाइडेड रोलर रहेगा तो ट्रांसलेटेशन को अलाउ करेगा। अब देखिए इसमें किसको किसको अलाउ किया है और उसके हिसाब से बताइएगा कि कौन बीम हुआ। ओके ना, तब बोला इफेक्टिव रिस्टेंड अगेंस्ट ट्रांसलेटेशनल बोथ हिंड, दोनों पर रोक दिया है ट्रांसलेटेशनल को, तो मैंने गाइडेड रोलर नहीं है। ओके, काहे कि आपको वहाँ थोड़ी बताइए रहेगा, लैंग्वेजों से पकड़ना पड़ेगा ना कि कौन सा बीम है, तो पकड़िए उसी तरह से कि ट्रांसलेटेशनल बोथ पर इंड पे लॉक कर दिया है तो गाइडेड रोलर बीम नहीं है। फिर आगे कह रहा है बट नोट रिस्टेंड रोटेशनल एथ बोथ इंड, तो दोनों इंड पे आपको नहीं रोका है, किसको, रोटेशनल को। तो समझ जाइए कि दोनों पे हिंज है। तो दोनों हिंज कौन कंडीशन में आता है, सिंपली सपोर्टेड में एक कुछ ही होगा, एक आपको हिंज सपोर्ट होगा, एक रोलर सपोर्ट होगा। ये रोलर सपोर्ट है, गाइडेड रोलर दूसरा होता है, रोलर होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड होगा। तो सिंपली सपोर्टेड का 1 होता है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ लेंथ, और डिजाइन वैल्यू या तो रिकमेंडेड वैल्यू तो 1L हो जाता है। तो डायरेक्ट से इफेक्टिव लेंथ पूछता है, इफेक्टिव लेंथ पूछता है, देखिए तो इफेक्टिव लेंथ वही 1L हो जाएगा, 1L हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर दिए, थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा बीम है।
इफेक्टिव रिएस्टेंट अगेंस्ट रोटेशनल, पहले रोटेशनल को भी रोक दिया तो आपको हिंज नहीं है इसमें, समझ लीजिए। एंड ट्रांसलेटेशनल एट बोथ, मैंने दोनों को रोक दिया, तो ना ही हिंज है ना ही गाइडर रोलर है, तो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सब कुछ रुक गया तो समझिए कि दोनों दोनों फिक्स्ड है, बोथ इन पर सब कुछ रुकल है तो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स्ड के लिए आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यू याद करने पड़ेगा। आपको हो जाएगा थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द लेंथ, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा मान इफेक्टिव लेंथ 0.56, और उसी को पलट उलट करके आपको क्या बनाते हैं, यहाँ पे डिजाइन वैल्यू बनाना पड़ेगा या तो रिकमेंडेड वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो देखिए 0.56 को उलट पलट बनाना है, तो 0.56 बोले ना तो आपकी वहाँ पे जाइएगा ना, थियोरेटिकल में तो आप देख लीजिए, लेकिन दूसरा डाटा में जाइएगा, दूसरा में डिजाइन वाला में जाइएगा, डिजाइन वैल्यू या तो रिकमेंडेड वैल्यू में जाइएगा, डिजाइन वैल्यू या तो रिकमेंडेड वैल्यू में जाइएगा, तो यहाँ पर 0.56 था तो उसी को 65 कर लीजिए। देखिए आगे पीछे किए ना, तो 0.56 था उसी को 0.65 एल कर लिए, हो गया। तो दोनों फिक्स रहेगा तो क्या होगा, 0.56 हो जाएगा, नहीं तो 0.65 एल हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़िए, आगे क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव रिएस्टेंट अगेंस्ट ट्रांसलेटेशनल एट बोथ इंड, कहने का मतलब फिर गाइडेड रोल नहीं है, दोनों इंड पे आपको ट्रांसलेटेशन को लॉक कर दिया है। द इंड बट वन इंड इज नॉट रिएस्टेंट रोटेशनल, माने एगो हिंज है उस पर एगो रोटेशनल अलाउ नहीं किया, तो एगो पे हिंज है एगो फिक्स्ड है। ओके, तो हिंज है, नहीं हिंज रहता है ना, अगर असल एक ही बता, अगर हिंज नहीं रहता तो उसको हम फिक्स्ड समझ लेते हैं, तो हिंज नहीं है, एगो पे अलाउ किया है रोटेशनल, अलाउ नहीं किया तो एगो फिक्स्ड एगो हिंज है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0.70 एल हो जाएगा थियोरेटिकल वैल्यू, और यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ लेंथ में, और यहाँ पे डिजाइन के लिए क्या हो जाएगा, तो 0.8 एल हो जाएगा। ओके, तो 0.707 एल, तो उसको हम 0.8 बना लीजिए, अगला कॉलुमा में जाइएगा तो 0.70 है ना, तो 8 सॉलिड बना लीजिए, तो वही 0.707 एल, और यहाँ पे 0.8 बना लीजिए। ओके, 0.8 बनाइए, कब, जब एक दने फिक्स्ड होगा अब एक दने हिंज होगा तब, और लैंग्वेज बता ही दिए कैसे होगा, 0.707 है तो 0.8। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है इफेक्टिवली रिएस्टेंट अगेंस्ट रोटेशनल एट बोथ इंड, मैंने रोटेशनल दोनों इंड पे रोक दिया है, ठीक है, बट वन इंड नोट रेस्टेंट अगेंस्ट ट्रांसलेटेशनल। अब आगे आपको कि ट्रांसलेटेशनल को हम नहीं रोक पाए, तो नहीं रोक पाए तो क्या होगा, वहाँ पे गाइडर रोलर होगा। अब कह रहा है दोनों इंड पे हम रोक दिए हैं रोटेशनल को, तो हिंज नहीं है दोनों पे, तो एक दने फिक्स्ड है एक दने गाइडर रोलर है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक दने फिक्स्ड है एक दने गाइडर रोलर है, तो इसका 1 हो जाता है आपको थियोरेटिकल इफेक्टिव लेंथ के लिए, और डिजाइन के लिए 1.2 हो जाता है, आई मीन एक फिक्स्ड रहेगा और एक गाइडर रोलर रहेगा, तो 1 और 1.2। ओके, कैसे इसका लैंग्वेज बना कि एक दिन दोनों दिन पहले रोटेशनल बंद कर दिया, हाँ हिंज नहीं है तो फिक्स्ड है दोनों दिन, तो गाइडर रोलर में तो फिक्स ही होता है ना, एक दिन रोटेशनल अलाउ कर दिया, तो 1 1.2। अब कह रहा है कि एक दिन हिंज है, मतलब देखिए इसमें अगला है जो 5 नंबर का, कह रहा है एक दिन हिंज होगा तो एक दिन रोटेशनल अलाउ करेगा, ठीक है ना। ओके, अब एक दने कह रहा है कि फिक्स्ड है तो एक दने रोटेशनल अलाउ नहीं करेगा, तो मैंने एक दने रोटेशनल अलाउ करेगा एक दने रोटेशनल अलाउ नहीं करेगा, एक दने ट्रांसलेटेशनल अलाउ करेगा एक दने ट्रांसलेटेशन अलाउ नहीं करेगा, तो इस तरह से होगा। तो आप समझ जाइएगा कि अगर बाय द वे रोटेशनल अलाउ कर रहा है तो हिंज होगा वहाँ पे, और दूसरा पर ट्रांसलेटेशनल अलाउ कर रहा है तो गाइडर रोलर होगा। तो इस तरह से कहानी आप समझ जाइएगा, और इसका 2 हो जाएगा, मैंने आई पे एक हिंज होगा एक फिक्स्ड होगा, एक हिंज एक फिक्स्ड, तो 2 हो जाएगा दोनों आंसर। ओके, एक हिंज एक फिक्स्ड। अब आया कंटिलीवर, तो इसमें कह रहा है ना कि एक दिन फ्री बता देगा, आई मीन इसका लैंग्वेज कैसे बनेगा, डायरेक्ट सोच के बताइए हमको। इसमें ये लैंग्वेज बनेगा ना कि आपको क्या बोलते हैं, दोनों इंड पे आपको रोटेशनल ऑफ कर दिया गया है, लेकिन एक इंड मैंने एक इंड पे फ्री कर दिया है, तो इसमें 2 और 2 हो जाएगा। ओके, दोनों का 2 हो जाएगा। तो इफेक्टिव रिएस्टेंट अगेंस्ट ट्रांसलेटेशनल रोटेशनल बोल दिए ना, बट वन इंड एंड बट अदर इंड इज फ्री रोटेशनल ट्रांसलेटेशन, दोनों फ्री हो गया है, रोटेशनल ट्रांसलेट दोनों फ्री हो गया है, फ्री है तो दोनों फ्री हो गया है, तो उसके लिए 2 हो जाएगा और 2L हो जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी गड़बड़ हो चुकी, टच हो गया, यहाँ पे था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लिए थे, हाँ अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आया नोट पॉइंट। ये दोनों नोट पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कैसे पूछते हैं। पहला है डिजाइन कंप्रेशन स्ट्रेस, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस
किस पे डिपेंड करता है? तो स्लेंडरनेस रेशियो पे। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कंप्रेस करते हैं ना कॉलम को, किस पे डिपेंड करता है? तो स्लेंडरनेस रेशियो पर। ओके, आपको याद रखना होगा। अब देखिए एक फार्मूला आता है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे है ये फार्मूला है किसके लिए? अलाउेबल स्ट्रेस के लिए। तो अलाउेबल स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या होता है वो याद रखिए। अलाउेबल स्ट्रेस के लिए तो 0.6 FCC FY बट्टा में FCC के पावर n प्लस FY के पावर n और पूरे के पावर 1/n, ये फार्मूला होता है अलाउेबल स्ट्रेस का। अच्छा कोई भी मतलब हम टेबल पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, तो उसमें अलाउेबल स्ट्रेस कितना होगा उसके लिए फार्मूला है कुछ ही, तो 0.66 FCC, जैसे 6 है उसी तरह से FCC और फिर FY बट्टा में FCC के पावर n प्लस में FY के पावर n और पूरे के पावर 1/n। ओके, ये हुआ अलाउेबल स्ट्रेस के लिए फार्मूला। तो आपसे क्वेश्चन ये फार्मूला पूछ सकता है, लेकिन आपको से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अलाउेबल स्ट्रेस का IS कोड क्या होता है। तो IS 800-90-84 ये भी होता है IS कोड। तो आपसे अलाउेबल स्ट्रेस का IS कोड पूछा जा सकता है। तो कितना होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 800-90-84 किसका? अलाउेबल का। तो अलाउेबल स्ट्रेस का फार्मूला कौन दिया था? तो ये आपको याद रखना होगा कि रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला बोलते हैं अलाउेबल स्ट्रेस को। तो रैंकाइन मार्चेंट ने दिया था इसको अलाउेबल स्ट्रेस का फार्मूला। अलाउेबल को रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला दिया था, रैंकाइन मार्चेंट ने दिया था। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम? तो देखिए अगर अलाउेबल का पूछ रहा है तो कोई चीज़ अलाउ करवाने के लिए रिरियाना पड़ता है, रटने पड़ता है, तो इसलिए आपको अलाउेबल स्ट्रेस के लिए रिरियाएँ, तो रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला आ गया। ओके, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बता सकते हैं। पहले आपको IS कोड पूछ सकता है रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला का। तो IS कोड कितना होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 800-90-84 ये होता है रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला का। ये भी पूछ सकता है कि अलाउेबल स्ट्रेस का कितना IS कोड होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 800-90-84। फिर पूछ सकता है आपसे डिफिनेशन फार्मूला पूछ सकता है। ओके ना, तो 3 क्वेश्चन तीनों देख लिए। आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला का IS कोड कितना होता है, रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला का IS कोड कितना होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि IS 800-90-84। अब ये भी पूछ सकता है कि रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला किसके लिए यूज होता है? तो अलाउेबल स्ट्रेस के लिए। बाकी जो क्वेश्चन बने हम सब बता दिए कि रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला किसके लिए होता है यूज, तो अलाउेबल के लिए। ओके, अब आगे आता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए। कंप्रेसने में वो अलाउेबल देख लिए, अब डिजाइन देखना है। तो डिजाइन के लिए क्या होता है? FY बट्टा में Y m0 बट्टा में 5 प्लस 5 के होल स्क्वायर माइनस लेमडा के स्क्वायर के पावर 0.5। ये फार्मूला आपको हो गया काची का? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का। तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का फार्मूला आपको समझ में आया होगा। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का फार्मूला होगा FY बटा में Y m0 बटा में 5, FY बटा Y m0 है ना, बटा में 5 प्लस 5 के होल स्क्वायर माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अब पूरे का पावर 0.5। ये हुआ डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए फार्मूला। अब आपसे पिछले की तरह आपसे पूछा जा सकता है कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए IS कोड क्या होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007 हो जाता है। कितना होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007 हो जाता है। ओके, ये होता है पेरी रिबॉन्सन फार्मूला। क्या होता है? डिजाइन के लिए पेरी रिबॉन्सन फार्मूला। जैसे अलाउेबल के क्या होता है? रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला। आप पूछ रहा है आपसे कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्या होता है? डिजाइन के लिए डिजाइन करना है तो इसके लिए पेरी रिबॉन्सन फार्मूला। पेरी है, मैंने कोई चीज़ का डिजाइन करने के लिए हम पैरवी नहीं करते हैं, तो उसी तरह डिजाइन के लिए क्या होता है? पेरी रिबॉन्सन फार्मूला। डिजाइन के लिए पेरी रिबॉन्सन फार्मूला। IS कोड क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007। और फार्मूला क्या था? FY बट्टा Y m0 बट्टा में 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर पूरे का पावर 0.5। तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बता रहे हैं। पहले आपसे पूछ सकता है कि पेरी रिबॉन्सन फार्मूला का IS कोड क्या होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007। अब पूछेगा आपसे कि डिजाइन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए IS कोड कितना यूज करते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007। फिर पूछ सकता है आपसे कि पेरी रिबॉन्सन फार्मूला किसके लिए होता है। तो डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा किसका हम फार्मूला यूज करते हैं। तो पेरी रिबॉन्सन फार्मूला यूज करते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, बता दिए। और 2 क्वेश्चन यहाँ करवाया गया है वो देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007। 2007 का है तो पेरी रिबॉन्सन फार्मूला हो जाएगा। फिर पूछेगा आपसे कैलकुलेशन ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस ऑन कंप्रेशन मेंबर। कोई भी कंप्रेशन मेंबर है तो उस पर अलाउेबल स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या होगा? रैंकाइन मार्चेंट फार्मूला अलाउेबल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, इससे भी आगे जाते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ पे 2 फिगर दिख रहा होगा चैनल सेक्शन का, उसमें कंपेयर कर रहा है स्ट्रेंथ का। अगर ऐसा फिगर दे देगा, आपसे पूछा किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो आपको जानना जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन ए इज मोर देन द सेक्शन बी, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ ए जो होता है ना, जैसे सेम दोनों से जुटा हुआ है उसका, और जो दोनों बैक टू बैक जुटा है उसका, तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किसका, बी का, वो बात कह रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो चैनल सेक्शन पढ़े, तो चैनल सेक्शन में जो स्पेसिंग होता है ना दोनों चैनल सेक्शन के बीच, उसके लिए कोई फार्मूला बनाया गया है, वो पूछ रहा है। प्रोवाइड विद द क्रिटिकल स्पेसिंग बिटवीन द चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन दो को जोड़ते हैं बैक टू बैक या तो फ्रंट टू फ्रंट, तो क्या स्पेसिंग होता है उसको पूछ रहा है। तो स्पेसिंग एस स्टार बराबर होता है, जो चैनल सेक्शन होता है उसमें स्पेसिंग एस स्टार बराबर होता है। तो एस स्टार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट में आर एक्स के होल स्क्वायर माइनस आर वाई के होल स्क्वायर माइनस सी वाई वाई, ये हो जाता है एस स्टार के लिए फार्मूला। तो एस स्टार के लिए फार्मूला आपको कैसे पता चलेगा, तो एस स्टार के लिए फार्मूला ऐसे पता चलेगा, जो दोनों जोड़ते हैं ना, तो मोर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट में आर एक्स एक्स के होल स्क्वायर आर वाई वाई के होल स्क्वायर माइनस सी वाई वाई, ये हो जाता है मोर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट में आर एक्स एक्स के होल स्क्वायर आर वाई वाई के होल स्क्वायर माइनस में सी वाई वाई, ये हो जाता है आपका फार्मूला। ओके, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपका कंप्रेशन मेंबर पढ़े ना, उसका ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो देख लीजिए। सर्कुलर सेक्शन इज बेस्ट सेक्शन फॉर कंप्रेशन कनेक्शन, जो कंप्रेशन कनेक्शन होता है ना उसके लिए बेस्ट कौन होता है, सर्कुलर सेक्शन। तो आप कंफर्म कीजिए कि आपको से पूछ सकता है कि कंप्रेशन कनेक्शन के लिए वेस्ट क्या होता है, कंप्रेशन के लिए तो सर्कुलर वेस्ट होता है। ओके, अब आगे वल्व एंगल सेक्शन यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप करना है, नाव को बनाना है, तो हम बल्ब एंगल का यूज करते हैं। लेकिन ये आपको नहीं बात पता था कि कंप्रेशन मेंबर के कनेक्शन में हम सर्कुलर सेक्शन का यूज करते हैं। तो आपको ये बात कंफर्म भी रहना चाहिए कि सर्कुलर सेक्शन का यूज करते हैं कहाँ पे, तो कंप्रेशन मेंबर के कनेक्शन में। ओके, अब यार ट्यूबुलर सेक्शन इज बेस्ट सेक्शन फॉर द कंप्रेशन मेंबर, और जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, जैसे ट्यूबुलर देखें ना, जैसे ट्यूब लाइट जो जलता है वो कंप्रेशन के लिए बेस्ट होता है। काहे कि फैमिली है, बहुत सारा कंप्रेशन है, तो ट्यूब लाइट डायरेक्ट ले लिए, तो कंप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन है, ट्यूबुलर सेक्शन। कंप्रेशन मेंबर के लिए पढ़ रहे हैं ना कंप्रेशन, उसके लिए बेस्ट जान लीजिए कि ट्यूबुलर सेक्शन बेस्ट होता है। ओके, ट्यूबुलर सेक्शन क्या होता है, बॉक्स सेक्शन होता है। ओके, अब आता है हॉलो सेक्शन इज बेस्ट सेक्शन फॉर द टॉर्जन मोमेंट ऑफ बॉक्स सेक्शंस। हॉलो सेक्शन जो होता है, हॉलो सेक्शन किसके लिए बेस्ट होता है, तो टॉर्जन मोमेंट के लिए। जैसे टॉर्जन आप पढ़ रहे थे ना सोम में, तो उसके लिए बेस्ट कौन होता है, टॉर्जन के लिए, तो हॉलो सेक्शन बेस्ट होता है। ओके, समझ चुके होंगे आप कि हॉलो सेक्शन किसके लिए बेस्ट होता है, हॉलो सेक्शन टॉर्जन के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए पॉइंट को रिपीट करते हैं फिर से। पहला पॉइंट बताएं कि सर्कुलर सेक्शन बेस्ट होता है कंप्रेशन के लिए, बल्ब सिंगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप के लिए, और ट्यूबुलर सेक्शन किसके लिए, तो वेस्ट सेक्शन फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए। ओके ना, अब देखिए हॉलो सेक्शन बेस्ट सेक्शन टॉर्जन मोमेंट के लिए, जो हॉलो सेक्शन होता है बेस्ट सेक्शन होता है किसके लिए, हॉलो टॉर्जन के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आया यहाँ पे एक दो और पॉइंट, आई सेक्शन किसके लिए होता है, तो आज ही पढ़े हैं आप, बेंडिंग के लिए बेस्ट होता है। ओके, बेस्ट फॉर बेंडिंग रेजिस्टिंग द हाई बेंडिंग स्ट्रेस, आई सेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो शेयर के लिए बेस्ट होता है, शेयर के लिए बीम इन शेयर, सॉरी बेस्ट इन शेयर। रेक्टेंगुलर जो होता है, रेक्टेंगुलर बीम होता है जिससे सर्कुलर बीम होता है, उस तरह से रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है। रेक्टेंगुलर जो बीम होता है ना, वो शेयर के लिए बेस्ट होता है रेक्टेंगुलर। ओके, अब आइए आगे पॉइंट है प्लेट सेक्शंस बेस्ट इन टेंशन। जो प्लेट सेक्शन होता है किस में बेस्ट होता है, टेंशन में, जो भी प्लेट वगैरह होता है ना टेंशन में बेस्ट होता है। ओके, स्टार एंगल सेक्शन 2 ISA 1919 मल्टीपल में 8, 90 मल्टीपल में 19 मल्टीपल में 8 लार्जेस्ट एक्सेल रजिडिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आई सेक्शन किसके लिए बेस्ट होता है, तो बेंडिंग के लिए, रेक्टेंगुलर शेयर के लिए, फ्लैट सेक्शन टेंशन के लिए। तो आपको ये कंफर्म याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंख बंद के ध्यान लगाइए पहले कि टेंशन के लिए कौन बेस्ट होता है, तो फ्लैट, शेयर के लिए कौन बेस्ट होता है, तो रेक्टेंगुलर, वेस्ट सेक्शन किसके लिए होता है, वेस्ट बेंडिंग के लिए, वेस्ट बेंडिंग के लिए आई। ओके, अब आगे चलते हैं, आपका न्यू यूनिट नहीं न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है लेसिंग एंड बैटन। तो लेसिंग और बैटन में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इसका ज़्यादातर आपका लेसिंग का बिर्थ थिकनेस और सिलेंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन बना है। तो बिर्थ को, थिकनेस को, सिलेंडरनेस रेशियो को अच्छे से कवर करेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो लेसिंग और बैटन को हम स्टार्ट करते हैं।
तो लेसिंग किसे कहते हैं, बैटन किसे कहते हैं। ओ, जैसे कॉलम कोई बनाते हैं बीम, या कॉलम ने बीम नहीं कॉलम जो बनाते हैं तो उसमें सीधा सीधा लगा देते हैं, उसे हम बैटन बोलते हैं। थोड़ा सा एंगल टेढ़ा करके लगाते हैं तो उसे हम लेसिंग बोलते हैं। जिससे फिगर में आपको दिख रहा होगा, जो सीधा वाला प्रोवाइड किया उसे बैटन कह रहा है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है उसे लेसिंग कह रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेसिंग के लिए फॉर्मूला है एस स्टार प्लस 2CYY। ये हो आपका लेसिंग के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, एस स्टार प्लस 2CYY। ओके, अब लेसिंग एंड बैटन जो होता है ना उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लेसिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेसिंग में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज यूज्ड व्हेन लोडिंग इज लाइट एंड स्पेसिंग इज मोर। अगर लोडिंग लाइट है और स्पेसिंग ज़्यादा है तो उसमें हम लेसिंग का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए एन IS 800 देन वैल्यू ऑफ थीटा लाइच 40 से 70। जो लेसिंग जो होता है ना, लेसिंग बैटन की नहीं, जो लेसिंग होता है उसका एंगल कितना होता है, 40 से 70 होता है। ओके, अगर बाई द वे फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस वेल्डिंग कितना होता है, 60 से 90। कह रहा है कि जैसे लेसिंग को बोलेंगे थोड़ा सा टेढ़ा लगाते हैं और पैटर्न पूरा सीधा होता है 90 डिग्री पे, तो वही पूछ रहा है कि लेसिंग का एंगल कितना होता है, तो 40 से 70 होता है लेसिंग का एंगल। लेसिंग दिख रहा है ना, ऐसे जो लेसिंग है उसको 40 से 70 हो जाता है और वर्टिकल एक्सिस के लिए। अब वेल्डिंग के लिए कितना हो जाता है, 60 से 90। और वही वेल्डिंग कर रहे हैं लेसिंग का आप, तो 60 से 90 हो जाता है। ओके, दो यहाँ पर पॉइंट बताएं, दोनों ध्यान लगाइए आंख बंद करके। लेसिंग का एंगल पूछा गया है, कितना होता है लेसिंग का एंगल, तो 40 से 70 हो जाता है। और वेल्डिंग कीजिएगा तो 60 से 90 हो जाएगा। 20 इधर से बढ़ा रहे हैं और 20 इधर से, तो 40, 60 से 90। ओके, तो आपको कंफर्म हो चुका होगा, समझ चुके होंगे। लेसिंग का एंगल पूछेगा आपसे तो कितना हो जाता है, 40 से 70, वेल्डिंग कीजिएगा तो 60 से 90। ओके, अब देखिए 40 से 70 बोले ना, तो अगर भाई तो लेसिंग का एंगल 40 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, बकलिंग हो जाएगा। 40 से कम हो गया लेसिंग का एंगल ना, लेसिंग का एंगल जो बोले ना 40 से 70 है, तो 40 से कम हो गया तो क्या होगा, बकलिंग हो जाएगा। लेकिन वही 70 बोला तो 70 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, 40 से कम बोले तो बकलिंग हो जाएगा, लेकिन 70 से ज़्यादा हो गया तो, 70 जो एंगल होता है ना, 70 से ज़्यादा हो गया तो क्या कीजिएगा, अगर 70 से ज़्यादा हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, बिहेव करने लगेगा बैटन की तरह। ओके, ज़्यादा हो जाएगा तो बोले कि 90 डिग्री बैटन होता है, 70 से ज़्यादा ही हो रहा है तो बैटन की तरफ बिहेव करेगा। ओके, अब देखिए सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जो कंप्रेशन मेंबर अभी पढ़े आप, उसमें सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, तो नॉट मोर देन 50 होता है। और हॉल का सिलेंडरनेस रेशियो 0.7 टाइम्स होता है। तो कंप्रेशन मेंबर का 50 याद रखिएगा भाई, 50 कंप्रेशन मेंबर और 50 भी उसी तरह से। तो नॉट मोर देन 50 होता है कंप्रेशन मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो और 0.7 टाइम होता है। ओके, यहाँ पे लेसिंग एंगल वगैरह दिया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो का जो फार्मूला लिखा है तो वही है, सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला है, वो देखे होंगे आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपका है यहाँ पे नोट पॉइंट, देखिए क्या है नोट पॉइंट। उसके बाद आगे है डिजाइन के लिए, डिजाइन ऑफ द लेसिंग मेंबर। डिजाइन ऑफ लेसिंग मेंबर जो नोट पॉइंट था इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजाइन ऑफ लेसिंग मेंबर में कुछ कुछ खास पॉइंट है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम बता दिए आपको तो पहले ही स्टार्ट से पहले कि थिकनेस इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका लेसिंग का, याद रखने वाला पॉइंट एकदम छपने वाला, जो छपा हुआ है SSC JEE में। लेसिंग बोले थे ना कि आपको थिकनेस याद रखने पड़ेगा, विड्थ याद रखने पड़ेगा और सिलेंडरनेस रेशियो याद रखने पड़ेगा, तीनों को याद रखने पड़ेगा। तो तीनों को रफली हम बताते हैं, अब ध्यान से सुनिए, पहले मुझे बनिए। पहले हम ये बताएं कि इसका आपको थिकनेस क्या होता है। तो थिकनेस याद करना होगा तो आपको सिंगल लेसिंग के लिए था LC मतलब लेंथ ऑफ लेसिंग, LC/40 होता है। और डबल के लिए क्या होता है, तो LC/60 होता है। याद हुआ, LC/40 और LC/60। सिंगल में LC/40, डबल में LC/60। ओके ना। अब विड्थ पूछेगा तो आप ध्यान लगाइए कि 3 टाइम्स होता है, मल्टीपल 3 टाइम्स होता है उसका जो विड्थ होता है ना, 3 टाइम्स होता है। ओके, 3 टाइम्स होता है। अगर बोले जाए सिलेंडर रेशियो तो नॉट मोर देन 145 होता है। ओके, तीनों बता दिए। अब तीनों को देखते हैं बारीकी से। पहले देखिए LC जो यूज किए ना हम, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। उसका हम बात किए जो लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर होता है। तो देखिए थिकनेस ऑफ सिंगल लेसिंग रीड कीजिए तो नॉट मोर देन LC/40। तो LC वही लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। अब दूसरा क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ डबल लेसिंग तो LC/60, नॉट मोर देन LC/60। तो सिंगल लेसिंग का क्या बोले, LC/40 और डबल का LC/60। कन्फर्म हो चुका होगा, डन, 2 बार हो चुका। LC/40 नॉट मोर देन, LC/60 नॉट मोर देन। ओके, सिंगल के लिए O और डबल के लिए A। आगे बढ़ते हैं। थिकनेस देखिए, व्हेन द
थिकनेस देख लिया, अब विड्थ देखिए। 3 टाइम्स ऑफ डाया और वोल्ट और रिविट, 3 टाइम्स बोले थे लेकिन डाया और वोल्ट और रिविट नहीं बताए थे, सॉरी। तो आप जितना डाया और वोल्ट और रिविट जितना होता है ना लेसिंग में, उसका 3 टाइम्स होता है आपको विड्थ ऑफ लेसिंग। तो विड्थ जानते हैं, विड्थ ऑफ लेसिंग, विड्थ जो होता है ना लेसिंग का विड्थ 3 टाइम्स होता है डाया वोल्ट और रिविट का विड्थ। थिकनेस जैसे वहाँ बताया ना उसी तरह से विड्थ भी होता है, लगले 3 टाइम्स, विड्थ का 3 टाइम्स डाया वोल्ट और रिविट। ओके, तो 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 का। देखिए आगे क्वेश्चन है, अगर डाया ऑफ रिविट 16 mm तो विड्थ ऑफ लेसिंग क्या होगा, डाया दे दिया और विड्थ पूछ दिया, तो 3 टाइम्स तो 16 48 है, 48 दो 50, 50 होगा तो 5 से मल्टीपल हो जाएगा। तो आपको विड्थ याद होगा 3 टाइम्स होना चाहिए और भी मल्टीपल होना चाहिए 5 का। ओके, अब देखिए डाया ऑफ वोल्ट और रिविट वेरीज फ्रॉम 16 से 22 mm इन लेसिंग मेंबर। कहने का मतलब है कि हम बताएं ना कि 3 टाइम्स होता है डाया वोल्ट और रिविट का, तो डाया वोल्ट कितना से कितना लाइज करता है, तो 16 से 22 mm तक। डाया ऑफ वोल्ट और रिविट 16 से 22 mm तक लाइज करते रहता है, ठीक है। अब देखिए 16 से 22 mm तक डाया लाइज कर रहा है, तो देखिए कैसे लाइज करेगा। तो अगर थिकनेस लेस देन इक्वल टू 10 mm तो 16 mm, और मोर देन 10 mm लेस देन 16 mm तो 20 mm, अगर मोर देन 16 mm तो 22 mm। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 10 से कम रहेगा तो डाया 16 mm, और 10 से 16 के बीच रहेगा तो 20 mm, और मोर देन 16 तो 22 mm डाया। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कैसे बताएं हम। अब आगे देखिए सिलेंडरनेस रेशियो बोले थे नॉट मोर देन 145, तो सिलेंडरनेस का फार्मूला देख लीजिए लेसिंग में कि एल इफेक्टिव बटा एल बटा 2 फार्मूला हो जाता है। शायद कहीं पूछ दे आपसे कि लेसिंग का सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला बता दीजिए, तो एल इफेक्टिव बटा टी बटा √2, एल इफेक्टिव बटा टी बटा √2। ओके, तो क्या पॉइंट हम डिस्कस किए फिर से रिपीट कर देते हैं लास्टली। पहले बोले हम थिकनेस क्या, एल सी बट्टा 40 और एल सी बट्टा 60, सिंगल के लिए डबल के लिए। अब विर्थ बोले, थिकनेस बोले फिर विर्थ बोले, 3 टाइम्स होना चाहिए डाया वोल्ट और रिविट का। डाया वोल्ट कहाँ से कहाँ लाइज करता है, तो आपको 16 से 22 लाइज करता है, और 10 और 16 से 22 या 10 से 16 और 16 से ज़्यादा, इस तरह से आपको लाइज करवा देते हैं, ठीक है ना। सिलेंडरनेस यू नॉट मोर देन 145, सिलेंडरनेस का फॉर्मूला एल बराबर टी बटा √2। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए एल इफेक्टिव, तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब देखिए एल इफेक्टिव अगर बोले कि अगर बाई द वे सिंगल लेसिंग विथ वोल्टेड, अगर सिंगल लेसिंग बोल रहे हैं विथ वोल्टेड तो एल इफेक्टिव क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर सिंगल लेसिंग है विथ वोल्टेड है, सिंगल लेसिंग बोल रहा है विथ वोल्टेड, सिंगल लेसिंग है भाई विथ वोल्टेड है तो 1 हो जाएगा एल इफेक्टिव। अगर बोल दे आपको डबल लेसिंग विथ वोल्टेड तो क्या हो जाएगा 0.7 एल हो जाएगा। ओके, अगर डबल लेसिंग बोल दिया, डबल लेसिंग विथ वोल्टेड तो 0.7 हो जाएगा। अगर सिंगल लेसिंग है और विथ वेल्डेड हो जाता है 0.7 हो जाएगा एल इफेक्टिव। तो याद कीजिए अगर सिंगल लेसिंग बोल रहा है वोल्टेड तो उसका 1 हो जाएगा एल इफेक्टिव। अगर डबल लेसिंग बोल रहा है डबल लेसिंग विथ वोल्टेड तो 0.7 हो जाएगा। अब सिंगल लेसिंग विथ वेल्डेड तो 0.7 हो जाएगा एल इफेक्टिव। ओके, तीनों कंडीशन में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है लेसिंग मेंबर डज ट्रांसफर न डू डन ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द कॉलम डिजाइन द लेसिंग मेंबर इट इज द फोर विल बी ट्रांसफर थ्रू इट। अच्छा, कह रहा है कि अगर बाई द वे कोई भी कॉलम में हम लेसिंग का यूज किए तो कितना लोड को ट्रांसफर करता है, तो 2.5% ऑफ एक्सियल लोड, जिस पर लोड लगेगा ना उसका 2.5% को ट्रांसफर कर देता है। तो अब वही हम बता दे रहे हैं कि लेसिंग और बैटन जो दोनों पढ़ रहे हैं ना, दोनों 2.5% ट्रांसफर करता है। जितना लोड लग रहा है उस पर ना उसका 2.5% ये ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो देखिए वही कह रहा है कॉलम लोड का या तो एक्सियल लोड का 2.5% ये ट्रांसफर करता है आपका लेसिंग या तो बैटन, दोनों 2.5%। कान खोल के अच्छे से सुनकर ध्यान लगा लीजिए कि आपका लेसिंग और बैटन जो होता है एक्सियल लोड का 2.5% ट्रांसफर करता है। आँख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, 2.5%। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है एक क्वेश्चन है, अगर दबाई कॉलम का कैपेसिटी 1000 किलो न्यूटन है तो लेसिंग पे कितना हो जाएगा भार, तो 1000 का 2.5% निकाल लीजिए 25 किलो न्यूटन। ओके, आगे बढ़िए। सिंगल लेसिंग में फार्मूला कुछ था एक, देखिए सिंगल लेसिंग में फोर्स के लिए फार्मूला V/2 साइन थीटा, डबल लेसिंग में V/4 साइन थीटा, V/2
2 साइन थीटा सिंगल में, v बटा 4 साइन थीटा डबल में। ओके, अब आगे देखिए क्या है। आगे आपका है, देख लीजिए ध्यान से, आपके आता है आगे एक नोट पॉइंट, ऑलवेज प्रोवाइड 1 वोल्टेज इन द लेसिंग अरेंजमेंट बिकॉज वी एज्यूम्ड द लेसिंग इज ट्रस एलिमेंट। हम जब भी लेसिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें 1 वोल्ट यूज करेंगे क्योंकि लेसिंग को हम एज्यूम करना है ट्रस की तरह। ओके, याद कीजिएगा कि लेसिंग में 1 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे जानते हैं क्या है पॉइंट। ऑब्जेक्टिव पर्पज से लेसिंग में कुछ पॉइंट है वो देख लीजिए। लेसिंग मेंबर आर कंसिडर्ड एज एक्सियल लोडेड मेंबर ट्रस एलिमेंट। एक्सियल लोडेड होता है आपको, लेसिंग जो था क्या होता है, लेसिंग जो था एक्सियल लोडेड होता है। ओके ना, ट्रस एलिमेंट की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। एट हाँ ये पॉइंट पूछा गया है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा और समझिएगा। एट द टॉप और बॉटम ऑफ द कॉलम टाई प्लेट या तो बोटन आर प्रोवाइड टू अवॉइड द डिस्टोर्शन ऑफ कॉलम। और कॉलम में कुछ भी डिस्टॉर्शन हो जा रहा है, कॉलम में डिस्टॉर्शन हो रहा है, कॉलम जो प्रोवाइड किया उसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो उसको सब बचाने के लिए हम टाई प्लेट क्या तो बैटन का यूज करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टॉर्शन से कॉलम को बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बैटन का या तो टाई प्लेट का। किसका बचाने के लिए, डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए टाई प्लेट का या तो बैटन का। कॉलम में टाई प्लेट, ऊपर ऊपर नीचे टाई प्लेट, इन टू एंड हो रहा है तो बैटन का प्रोवाइड करते हैं। ओके, टॉप और बॉटम पे कॉलम जो है ना उसका टॉप पे और बॉटम पे किसका यूज करते हैं, बैटन का। बैटन का या तो बोटन का, टॉप और बॉटम पे तो बॉटन का या तो टाई प्लेट का यूज करते हैं। ओके, बॉटम और टॉप तो बॉटन याद रखिए या तो टाई प्लेट याद रखिए, बी से बॉटन याद रखिए। ओके, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों में पूछा जाता है, बैटन में और लेसिंग में दोनों में पूछा गया है। इफ सिलेंडरनेस रेशियो शुड बी इंक्रीज टेक अकाउंट ऑफ द शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट। मैंने कह रहा है शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के चलते आपका इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो कितना बढ़ जाता है, तो 5%। लेसिंग में याद रखिएगा कि आपका इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो 5% बढ़ जाता है, किसके चलते, तो शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के चलते। शेयर डिफॉर्मेशन जो इफेक्ट होता है ना, शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट आपको लेसिंग में होता होगा एक शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट, उसके चलते आपका सिलेंडरनेस रेशियो कितना बढ़ जाता है, तो 5%। ओके, कितना सिलेंडरनेस रेशियो आपका कितना बढ़ता है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो पूछा। इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो आपका लेसिंग में, लेसिंग जो है ना उसमें इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो किसके चलते बढ़ता है, आपको शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के चलते 5%। अब बेटर में पूछेगा कि इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो कितना बढ़ जाता है, आपको शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के चलते, शेयर डिफॉर्मेशन एक इफेक्ट होता है उसके चलते आपका बेटर में कितना परसेंट आपका इफेक्टिव सिलेंडरनेस बढ़ जाता है, तो 10%। इसमें 5%, उसमें 10%। ओके, अब आया बेटन, तो बेटन की बात कीजिएगा तो जो सीधा स्ट्रेट लगता है 90 डिग्री पर उसे हम बेटन बोलते हैं। इसमें होता है एक इंड बेटन, तो जो औंठी होता है उसे इंड बेटन कहते हैं, जो अंदर होता है सेंटर में उसे इंटरमीडिएट बेटन बोलता है। तो ध्यान लगाइए, इन टू एंड उसे इंड बेटन और सेंटर पे जो दो है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट बेटन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बेटन, तो कम से कम 2 हो जाता है। ओके, अब आगे चलिए, जो बैटन का यहाँ पे फिगर था वो देख लिए होंगे आप। अब आगे बढ़िए, देखिए बैटन है, फिगर ये है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंगल ऑफ बैटन 90 डिग्री इन अ बिल्ट अप कॉलम, एंगल बता दिए 90 डिग्री होता है। इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीज 10%, टेक शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट, बोल दिया कहीं पहले कि इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो 10% होता है, सिलेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो 10% होता है इफेक्टिव शेयर स्ट्रेस के चलते। ओके, अब आगे देखते हैं। लेसिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बैटन, लेसिंग जो था स्ट्रॉन्ग होता है भाई बैटन से, बैटन से लेसिंग स्ट्रॉन्ग है या बैटन, तो लेसिंग स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब आगे देखिए 40 दिया हुआ है कुछ, डिजाइन ऑफ बैटन, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आपसे पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ बैटन, जो बैटन हम यूज कर रहे हैं उसका डेप्थ क्या होता है, तो आपको से इंड बैटन का पूछ रहा है। तो कितना D1 और 2V, सॉरी L1 और 2V का मैक्सिमम लेते हैं इंड बैटन। इंड बैटन जो औंठी उठी होता है ना उसका कितना होता है, आपको डेप्थ ऑफ बैटन कितना होता है, डेप्थ ऑफ बैटन इंड का कितना होता है, L1 और 2V का मैक्सिमम लेते हैं, जो L1 होता है उसका और 2V का मैक्सिमम लेते हैं। ओके, इंड बैटन। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट बटन क्या होता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन से, इंटरमीडिएट बटन क्या होता है, तो 3/4 L बटा में 2V इसका मैक्सिमम ले लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपसे डेप्थ ऑफ बटन पूछा गया, इंड का और इंटरमीडिएट का। तो इंड का क्या होता है, L और 2V का मैक्सिमम ले लेते हैं, और इंटरमीडिएट का तो 3/4 L1 2V, इंटरमीडिएट में 3/4 आ जाएगा।
इंटरमीडिएट में सब्र कीजिए, ध्यान दीजिए कि इंटरमीडिएट बोला है ना, तो इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा 3/4 L1 बट्टा में 3/4 L1 और 2V का मैक्सिमम ले लेंगे। 3/4 डाटा पूछा गया है इंटरमीडिएट बेटन के लिए, कितना होता है डेप्थ ऑफ बेटन इंटरमीडिएट का, तो 3/4 L1 और 2V। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ इंड बेटन मोर देन इंटरमीडिएट बेटन। अब डेप्थ जो होता है ना इंड बेटन का, वो आपका ज़्यादा होता है इंटरमीडिएट से। हाँ, इंड है बाहर की ओर है, पूरा जाएगा और अंदर की ओर कम जाएगा, तो इसलिए आपको डेप्थ ऑफ इंड बेटन जो होता है ना ज़्यादा होता है। ओके, अब देखिए हम बताए थे कि बैटन भी 2.5% आपको एक्सियल लोड का ट्रांसफ़र करता है। जितना एक्सियल लोड लगता है ना, तो 2.5% आपका बैटन भी ट्रांसफ़र करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल शेयर VC/NS होता है और मोमेंट ड्यू टू शेयर तो VC/2N होता है। लॉन्गिट्यूडिनल शेयर VC/NS और मोमेंट ड्यू टू शेयर तो VC/2N। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे आया आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस से। मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बेटन, इंटरमीडिएट 2 को हम बोले थे पहले ही कि इंटरमीडिएट है ना 2 ही रहता है। मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम कितना होता है, 2 हो सकता है, ज़्यादा इससे कम हो ही नहीं सकता, इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बेटन, इंटरमीडिएट 2 हो जाता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बेटन इन बिल्टअप कॉलम 4 हो जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ द बेटन बिल्टअप कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ बेटन 4 हो जाता है। ओके, डेप्थ ऑफ इंड बेटन इज मोर देन इंटरमीडिएट। हाँ, डेप्थ इंड का ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब आगे जानते हैं स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जो कंप्रेशन मेंबर पढ़े ना, तो स्लेंडरनेस टेंशन मेंबर का भी हुआ था, उसी तरह से कंप्रेशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा। ओके, तो अगर भाई देखो डेड लोड और लाइव लोड आएगा तो उसका कितना हो जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो। कंप्रेशन मेंबर में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान देना पड़ेगा कि कंप्रेशन का पूछ रहा है या टेंशन का पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसी का जवाब दे देना है। अगर भाई कंप्रेशन का पूछ रहा है, डेड लोड और लाइव लोड है तो 180 हो जाएगा। अगर डेड लोड है या लाइव लोड है उस पर आपको आ गया विंड लोड या तो अर्थक्वेक लोड या तो फिर बोले रिवर्सल लोडिंग, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 250 सिलेंडरनेस रेशियो कंप्रेशन मेंबर में। ये आपको मेंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा कि कंप्रेशन का पूछा है या टेंशन का पूछा है। ठीक है, अब आगे देखिए कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम अगेंस्ट टॉर्जन बकलिंग कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तो 180, 250, 300 कंप्रेशन मेंबर जो था ना, एक्सियल या तो फिर बकलिंग या तो टॉर्जन। फ्लैंज बीम अगेंस्ट टॉर्जन या बकलिंग, टॉर्जन हो रहा है तो बकलिंग हो रहा है, कंप्रेशन में टॉर्जन या बकलिंग हो रहा है, तो इसके लिए क्या था स्लेंडरनेस रेशियो, तो इसके लिए हो जाएगा 300। तो 180, 250, 300 कंप्रेशन में है ना, तो 180 पहले होता है, फिर होता है 250, फिर होता है 300। 180 हो गया बिल्कुल, फिर 250 हुआ बिल्कुल हुआ, फिर 300 हो जाता है। 180, 250, 300। ओके, अब देखिए स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ हैंगर मेंबर था 160 होता है। हैंगर जो मेंबर होता है स्लेंडरनेस रेशियो होता है 160 होता है। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर हैंगर मेंबर, जो भी हैंगर होता है ना उसका 160 हो जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर हैंगर मेंबर, हैंगर देखे हैं बिल्कुल देखे हैं, तो हैंगर मेंबर कितना होता है स्लेंडरनेस रेशियो 160 हो जाता है। सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हैंगर मेंबर, जो हैंगर होता है उसका 160 हो जाता है। ठीक है ना, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रेसिंग मेंबर तो 120 हो जाता है। सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रेसिंग मेंबर 120। फिर हुआ सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रेसिंग इन टेंशन 350 होता है। ब्रेसिंग बोलेगा तो 120 हो जाएगा, ब्रेसिंग इन टेंशन तो 350 हो जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रेसिंग इन रूप ट्रस्ट 120 हो जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो ब्रेसिंग इन रूप ट्रस्ट 120 हो जाएगा। ओके, तो सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ हैंगर मेंबर 160 हो जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो टेंशन तो 350 होगा। सिलेंडर ब्रेसिंग में टेंशन बोलेगा तो सिर्फ ब्रेसिंग बोलेगा तो 120 है। सिलेंडरनेस ब्रेसिंग में टेंशन बोलेगा तो 350, सिर्फ ब्रेसिंग बोलेगा तो 120। ब्रेसिंग इन रूप ट्रस्ट तो 120 से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ख़त्म हुआ आपका, ये कहाँ तक कंप्लीट हो चुका आपका, इसी में आपका कंप्रेशन मेंबर आ गया, लेसिंग आ गया, बेटन आ गया। इसके आगे हम स्टडी करेंगे प्लेट एक्सिस। जो प्लेट एक्सिस है जो दो को टेंशन में कनेक्ट करने का काम करता है, उसी का हम पढ़ने जाएंगे, आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे मोस्ट वेलकम रहेगा।